हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं आपका दोस्त मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है आपके बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वेग, एक से रिलेटेड एक है, ओके। उससे पहले हमने पढ़ा था स्पीड, चाल, दूरी पढ़ी थी, विस्थापन पढ़ लिया। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सारे के सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट पे सारे के सारे मिल जाएंगे, ओके। तो अब जो हमारी बात चल रही है क्या, त्वरण की। आज की बात है त्वरण, एक्सीलरेशन होता क्या है, कहाँ देखने को मिलता है त्वरण। तो मैं आपको बताऊं, त्वरण का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो चाल होती है उसमें जो वेरिएशन आता है, मतलब कि बदलाव आता है, ठीक है, वहीं पे हमें क्या मिलता है, त्वरण देखने को मिलता है। सपोज दैट जो मतलब कहेंगे किसी भी वस्तु की चाल में जो वृद्धि होती है, ओके। जैसे कि कोई वस्तु है, उसका वेग है, मानो उसमें वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, कितनी की 5 मीटर सेकंड की लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब कहते हैं एक समान वेग, एक समान त्वरण से, मतलब उसका त्वरण जो है वो समान रूप से बढ़ रहा है। पहले 2 सेकंड में, या पहले 3 सेकंड का 5 था, फिर अगले 3 सेकंड में 5 और बढ़ गया, अगले 3 सेकंड में, मतलब कुल मिलाकर कितना बढ़ गया, ये 15 मीटर पर सेकंड का हो गया। कहेंगे कि एक प्रॉपर चैनल में जो कि वस्तु की गति में, वस्तु के वेग में बढ़ोतरी करता है, लगातार बढ़ोतरी करता चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण की बड़ी सीधी सी सही परिभाषा ये होती है, मैं आपको बताऊं कि किसी भी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को, किसी भी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है क्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ओके। समयांतराल, तो ये जो समयांतराल है ना, किसी भी चीज की दर निकालनी हो तो उसे समय से भाग कर देते हैं, तो वेग परिवर्तन की ही दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। ऐसी इसकी परिभाषा बन जाएगी, ठीक है। किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। अभी जब कोई भी, जैसे मानो हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसको कभी तेज किया, कभी धीमा किया, कभी तेज किया, कभी धीमा किया, तो उसकी गति में लगातार, उसके वेग में लगातार बदलाव हो रहा है। कहीं पे वो क्या है, तेज चल रही है, कहीं पे धीमी, तो उसकी गति में जो लगातार बदलाव हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, इन्हीं उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, क्योंकि उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ओके। उसी को कहेंगे हम क्या, त्वरण, एक्सीलरेशन। अब इसे एक्सीलरेशन क्यों कहते हैं, मतलब आपने देखा होगा बाइक में या 4 व्हीलर में, हर किसी जगह पे क्या होता है, एक रेस लगी होती है, ओके। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेटर, मतलब एक्सीलरेशन से ही बना हुआ है एक्सीलेटर। वो त्वरित करता है भाई, अगर एक्सीलेटर दबा देते हैं हम तो गाड़ी तेज दौड़ने लगती है, उसको हटा देते हैं तो गाड़ी धीमी हो जाती है। तो गाड़ी की जो गति है, गाड़ी का वेग है, उसमें जो कहेंगे बदलाव करता है, वो क्या करता है, मतलब एक्सीलरेशन ही होता है, त्वरण ही होता है। वेग में जो परिवर्तन करता है वो क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन। इसलिए जो हम पकड़ के मुट्ठी पकड़ के, उसका जो मुठिया होती है ना, हैंडल होता है, हैंडल को पकड़ के हम ऐसे रेस को टाइट करते हैं तो वो बिल्कुल एक्सीलरेशन ही होता है, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं हम एक्सीलेटर। अब क्या है ये एक्सीलेटर जो है, एक्सीलरेशन, इसका ये तो था सूत्र, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट है कि इसका मात्रक क्या होगा त्वरण का, तो परिभाषा है सिंपल सी। तो मात्रक देखिए क्या होता है, वेग का मात्रक निकाल लगा दो और समय का मात्रक निकाल दो। तो वेग का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। बात करेंगे त्वरण की मात्रक की, तो वेग है चाल, और वेग का मात्रक हमको पता हुआ है क्या होता है, भाई लिख देते हैं, वेग का मात्रक बटे नीचे क्या है, टाइम, यानी कि समय का मात्रक, ओके, समय का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक निकालने के लिए हमें वेग का मात्रक पता होना चाहिए। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ओके। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड।
अभी ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि मीटर तो ऊपर रहेगा और ये इसके साथ में आ जाएगा नीचे, ये इसकी गुणा में आ जाएगा, सेकंड गुणा सेकंड, या फिर ये हो जाएगा मीटर बटे सेकंड की पावर यहाँ पर एक और गुणा में घात है जुड़ जाती हैं, तो एक और एक कितनी हो गई 2, तो सेकंड की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका मतलब जो त्वरण था, त्वरण का हमें मात्रक मिल गया, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है त्वरण का मात्रक है। अब हम निकालेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। एक सेकंड मैं इसको मिटा लूं। अब बात करेंगे किसके, त्वरण के विमीय सूत्र के। त्वरण का मात्रक हमको मिल गया, क्या था त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक जो था अभी मिल गया हमको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है इसका विमीय सूत्र, यहाँ लिख दे रहा हूं त्वरण का विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र क्या होगा त्वरण का भाई, मीटर को कैसे लिखते हैं एल से, और टी को कैसे लिखते हैं टाइम से, इसका स्क्वायर तो इसका कर दिया स्क्वायर एल टी की पावर -2। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे नोट ध्यान रखना, जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। तो ये तो थी आपकी त्वरण की परिभाषा और त्वरण का मात्रक और त्वरण का विमीय सूत्र। अब त्वरण के टाइप होते हैं, ठीक है, बस इसका सूत्र क्या लिखेंगे त्वरण का, और मैं बता दूं आपको सूत्र जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं। सपोज दैट हमने देखा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग था v1, ओके, या b मान लो। प्रारंभिक वेग को वैसे u से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग क्या है u, और अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग है b। मतलब गाड़ी ने जब चलना प्रारंभ करा तो वेग जो प्रारंभ था, प्रारंभ में जो वेग होता है, और एक जहां पर रुकती है, ठीक है, वो होता है b। अब ये है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग, और समय कितना t समय में ये परिवर्तन हुआ। मतलब जब u वेग था तो समय कितना था t1 समय, यानी कि t1 समय पे वेग कितना था u, और t2 समय पे वेग कितना हो जाएगा b, जब समय कितना है t2 तो वेग कितना हो गया b। अब हमें निकालना क्या है त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन के लिए जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझको 10 रुपए और मिल गए, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 110। तो रुपए में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब मेरे पास 100 रुपए थे और मुझको बाद में कितने हो गए मिले 10 रुपए और मिले। 10 रुपए मिलने के बाद 110 हो गया, तो मुझको कितना रुपए और मिला, या रुपए में परिवर्तन हुआ, तो बाद वाले में से पहला वाला हम लोग घटा देंगे, तो 110 - 100 यानी कि हमारा हो जाएगा 10 रुपए। यहाँ ध्यान रखना है बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, तो बाद वाला हमारा क्या है b माइनस का u अपॉन, इसको कर दो t2 माइनस t1। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परिवर्तन, ये डेल्टा, डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दर्शाता है फिजिक्स के अंदर। तो डेल्टा ये वेग है ना, वेग, इसको हम कर देंगे b और अपॉन डेल्टा t। ये किसका है, इसको a से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं a से, a बराबर डेल्टा b अपॉन डेल्टा t हो जाता है। अब कहेंगे बहुत किसी सूक्ष्म समय के लिए, सूक्ष्म समय की जब हम बात करेंगे थोड़े समय के लिए, किसी समांतराल के लिए, तो इसमें डेल्टा t टेंड्स टू और लग जाता है लिमिट लगाकर, तो ये हो जाता है a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और d डेल्टा t अपॉन डेल्टा डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, ओके। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं db अपॉन dt a बराबर, ये भी एक फार्मूला होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 इसका मतलब होता है जब समय बहुत छोटा हो, बहुत छोटे समांतराल की आइसोलेशन देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ओके। ये डेल्टा t का मतलब है जो परिवर्तन है वो बहुत छोटा सा है, समय के अंदर जो परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म है, ये बताता है डेल्टा t, ओके। अब ये तो थी एक्सीलरेशन की एक और रूप। अब ये एक्सीलरेशन के कुछ टाइप होते हैं, कैसे टाइप होते हैं देखिए जरा।
मैं आपको बताता हूँ। ये त्वरण जो इसको हम लिखते हैं, अभी हमने एक समान वेग पढ़ा था, वैसे एक समान त्वरण भी पढ़ेंगे। एक समान, हमारी बात चल रही है किस पे, एक समान त्वरण पे। इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक समान, जैसे कि हमें परिभाषा पता है त्वरण की, वो क्या कहती है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। ओके, अब यहाँ पे बात चलेगी कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ओके, और उसकी जो वेग परिवर्तन की दर हो वो कैसी हो, समान हो। क्या हो जाएगी, एक समान समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में क्या हो, वेग परिवर्तन की दर कैसी होनी चाहिए, समान हो। तो उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ओके, समझना। जैसे सपोज दैट आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 या 2-3 किलोमीटर, 1-2-3 मीटर मान लो। ओके, तो ये वाला 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, और ये भी 1 मीटर, मतलब 1 मीटर के ये पॉइंट है A B C D E मान लो। अब वस्तु क्या है, कोई वस्तु गति कर रही, तो यहाँ पर उसका वेग क्या है, जो वेग परिवर्तन की दर है वो कुछ और है, मानो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी एक समान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो वेग परिवर्तन की दर प्रत्येक दूरी पे हम देख रहे हैं, ए बी के बीच में 2 थी, बी सी के बीच में भी 2 है, सी डी के बीच में भी 2 है, और डी ई के बीच में भी 2 है। मतलब वेग परिवर्तन की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा त्वरण होगा, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। वेग समान का मतलब ये नहीं है, पूछा जाता है कई बार कि वस्तु का त्वरण एक समान है, तो एक समान का मतलब ये नहीं है कि 2 है तो 2 खाली 2 ही बना रहेगा। त्वरण का मतलब होता है ये लगातार वृद्धि होना। किसी वस्तु की गति में अगर एक समान लिखा हुआ है कि एक समान त्वरण, तो उसका मतलब जो जितनी वृद्धि हो रही है, मतलब 2 लिखा हुआ है कि A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का कहीं लिखा हुआ है सवाल में कि किसी वस्तु की गति में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाइए कि उसकी जो गति है, उसका जो वेग है, वो लगातार 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग त्वरण से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसका जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हर मतलब सेकंड में बढ़ रहा है। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ता चला जा रहा है। तभी उसकी ऐसे समझो, पहले सेकंड में 2, अगले सेकंड में 2, अगले सेकंड में 2, अगले सेकंड में 2, और इन सबको अगर हम जोड़ के लिख देंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। इस तरीके से उसका त्वरण जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो सीधे सीधे सिद्धांत में किसी भी वस्तु के वेग में लगातार एक समान त्वरण कहती है। तो एक समान का मतलब जितना भी है, 6 है तो 6 का त्वरण लगातार बढ़ेगा हर सेकंड, 7 है तो 7 का त्वरण हर सेकंड बढ़ता चला जाएगा। उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण। अब इसमें 2 चीजें होती हैं त्वरण के साथ, क्या, सॉरी, एक तो होता है मंदन और एक होता है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण को तो हम लगातार पढ़ ही रहे हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण कब, अगर किसी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन मतलब वृद्धि हो रही है, तो उसके त्वरण में लगातार वृद्धि हो रही, तो वहां तो हो गया त्वरण। लेकिन अगर वेग में कमी हो रही है तो वहां पर होगा मंदन। सपोज दैट आपने क्या किया, तेज दौड़ रहे थे, जब आप तेज दौड़ रहे थे, लगातार दौड़ते चले जा रहे थे, तो आपके वेग में वृद्धि होती चली जा रही थी, तो वहां पे तो उत्पन्न हो रहा था त्वरण। जो परिवर्तन ये हमने पढ़ लिया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन वेग बढ़ा है लगातार, तो वहां पर होगा त्वरण। लेकिन अगर जैसे आपने बहुत तेजी से दौड़े
और फिर धीमे धीमे चलने लगे या धीरे धीरे अपनी गति कम करने लगे, तो वहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका नाम बदल जाएगा और वहाँ पर त्वरण को हम कहने लगेंगे मंदन। तो मंदन और त्वरण दो चीज़ें हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही मंदन भी कहते हैं, मगर है ये भी त्वरण। लेकिन जब चाल घटेगी, वेग घटेगा तो वहाँ हो जाएगा मंदन, और वेग बढ़ेगा तो वहाँ हो जाएगा त्वरण। तो ये तो था मंदन और त्वरण। अब इसके बाद जो एक्सीलरेशन है, मैं समझता हूँ आपको लगभग समझ में आ गया होगा। मैंने ठीक ठाक डिफाइन किया हुआ है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछ ले कि भैया सर जी ये समझ में नहीं आया, अगेन थोड़ा सा इसको बताइए, तो मैं प्रयास करूँगा आपकी जो समस्या बची है उसका समाधान करने का। ओके, बाकी का बता ही दिया है मैंने। अभी एक जैसे कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कोई वस्तु है और उसका प्रारंभ, सपोज दैट एक कार ले लो या कुछ भी ले लो, कि वो ब्राम से चलना प्रारंभ करती है, ऐसा पूछ लेता है कई बार। एक वस्तु है, क्या है, ब्राम से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, जबकि उसका त्वरण कितना हो, वह एक, ऐसे लिख लो, उसका त्वरण या एक समान त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। ऐसा एक सवाल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ब्राम से चलना प्रारंभ कर रही है, आपको डरना नहीं है, तुरंत u बराबर, मतलब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है भाई, शुरू में वेग क्या है, ब्राम से चलना प्रारंभ कर रही है, और 2 सेकंड यानी कि ये t का मान दे दिया, समय दे दिया कितना, 2 सेकंड चलना। उसका अंतिम वेग क्या होगा, 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो वेग क्या होगा, मतलब लास्ट वाला पूछ रहा है ना, तो b अंतिम वेग कितना हो गया और निकालना है। और उस जबकि उसका त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि a का मान कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, अभी मैंने आपको बताया है कि जो त्वरण होता है उसका फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये तो बताया था अभी। तो b माइनस या डेल्टा टी कहते हैं। अब यहाँ पे लगा दो आप भाई, a का मान हमारे पास है कितना, 10, सॉरी लिखा नहीं है, तो a की जगह पे लिख दिया 10, b का मान निकालना है और u की जगह पे है 0 और t का मान है 2। इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 b, या b बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ जाइए आप कि जब वस्तु है ना भाई, उसमें त्वरण कितना हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड का, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब हर सेकंड वो 10 मीटर की वृद्धि कर रही है। तो यार 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 भाई, पहले से एक समान त्वरण, पहले में 10 था, दूसरे में कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें त्वरण हो जाएगा नहीं उसका वेग लास्ट में, तो बिल्कुल वैसे ही आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड का इसका वेग हो जाएगा लास्ट में। इधर दिखता नहीं होगा आपको, इधर लिख दे रहा हूँ, 10 दूना 20 इक्वल टू क्या है 20, सीधा कर लो तो b बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वस्तु अगर 0 से प्रारंभ करती है चलना ब्राम अवस्था से, और उसका जो 2 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्या गति के 3 समीकरण हैं, 1 2 3, तीनों समीकरण को, और तभी इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे हम कल अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।